दोनों गवर्नमेंट्स में काम किए, मीनिंग यू हैव वर्क विद वेरियस गवर्नमेंट्स बट एट द सेंट्रल लेवल एट अ वेरी सीनियर पोजीशन। तो मतलब जनरली आपका क्या व्यू है या क्या राय है, एंड दोनों सरकारें बिल्कुल अलग थी। राइट सर। जैसे यूपीए सरकार में तो निर्णय आसानी से होते ही नहीं थे, राइट और बड़ा डिसेंट्रलाइज सिस्टम था, हर मंत्री अपने हिसाब से काम कर रहा था, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। राइट लेकिन जो मंत्रालयों के मध्य जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वो मिस कर रहा था। राइट ज्ञान यानी कि नॉलेज, एनालिटिकल स्किल्स यानी कि विश्लेषणात्मक जो आपके गुण हैं, एब्सोल्युटली। और कम्युनिकेशन स्किल्स यानी कि अभिव्यक्ति, हाँ बिल्कुल। इन तीनों पे महत्वपूर्ण है। अब नॉलेज ज्ञान करने के लिए हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज हमारे साथ एक आउटस्टैंडिंग एंड इंस्पिरेशनल फॉर्मर सिविल सर्वेंट, 1981 बैच के आईएएस ऑफिसर श्री अनिल स्वरूप सर है हमारे साथ। हम उनसे बातचीत करेंगे, उनका जो एक्सपीरियंस था ये सर्विस में आने का, उसके बाद करीबन 4 डिकेड्स उन्होंने बहुत सारे पोजीशंस में यूपी में फिर भारत सरकार में काम किया है। कोल सेक्रेटरी रहे हैं वो। तो उनका जो भी एक्सपीरियंसेस है और जो उनका उनका इम्पोर्टेंट किस्से हैं उनके सर्विस के दौरान, और मोटिवेशनल टॉक टू द एस्पिरेंट्स, क्योंकि वो इस एग्ज़ाम्स में अभी भी रुचि रखते हैं। मेंस को कैसे अप्रोच करना चाहिए, इंटरव्यू को कैसे अप्रोच करना चाहिए, उनका जो अबंडेंट नॉलेज है उसका हम थोड़ा आज उनसे लेने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको यहाँ आने के लिए। सर आप पहले ये बताइए, आपको सिविल सर्विस बनने की इच्छा कहाँ से मिली और कैसा रहा आपका सफ़र? आईएएस में आने की प्रेरणा मुझे अपने पिता से मिली। राइट सर। मुझे स्मरण है कि जब मैं 10 वर्ष का था, पढ़ना लिखना थोड़ा सीख रहा था, राइट तो मैंने एक कागज़ देखा जिसमें मेरे पिता ने विस्तार से लिखा हुआ था कि मैं आगे कैसे पढ़ाई करूंगा राइट। जिससे मैं आईएएस अफसर बन सकूं। ओके। तो ये उनकी ड्रीम थी, जो जिस ड्रीम को मैंने अपना ड्रीम बनाया, डेफिनेटली फिर सर। सिविल सेवा में आया। राइट सर, क्लैरवॉयंट थे भी शायद वो, कि जी, उनको पता था कि आप बन जाएंगे, तो इसीलिए वो आपका वो चाहते पास। थे कि मैं आईएएस अफसर बनूं। राइट राइट। सर, और अगर मैं पूछूं तो मतलब आप पहले बैच के थे जिन्होंने प्रीलिम्स लिख के उसके बाद मेंस और जी इंटरव्यू हाँ। के लिए आए थे। तो आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी आजकल मतलब थोड़ा पैटर्न बदल जाता है, तो मतलब वो थोड़ा मायूस हो जाता है कि अरे ये क्या नया पैटर्न आ गया यूपीएससी में। मगर आपके टाइम में तो मतलब आपने सोचा होगा कि मुझे सिर्फ मेंस लिखना है और इंटरव्यू करनी है, एंड सडनली यू हैड एंटायरली न्यू लेवल कमिंग इन। तो आप आपने एक्चुअली उसको कैसे हैंडल मैंने किया सर? प्रिलिमिनरी की शायद तैयारी तो की नहीं थी, राइट सर। मैं सीधे मेन की तैयारी कर रहा था। राइट। और एग्जाम दे दिया, प्रिलिमिनरी क्वालिफाई कर गया। उस समय प्रिलिमिनरी शायद उतना कठिन नहीं होता था, हाँ तो आसानी से आ भी गए उसमें। सर, वो तो सब फिर बोलते हैं विशेष बट स्टिल। विशेष रूप से मैंने प्रिलिमिनरी की तैयारी ना पहले वर्ष में की ना दूसरे वर्ष में की। राइट सर। मैं शुरू से ही मेंस की तैयारी कर रहा था, राइट सर। और मेरा ये मानना था कि अब तो थोड़ा परिवर्तन आ गया है, लेकिन उस समय अगर आपने मेंस की अच्छी से तैयारी कर ली तो प्रिलिमिनरी की अपने आप तैयारी हो राइट जाती सर। थी। उसका एक सबसेट था, राइट सर। तो राइट उसमें सर। से हो जाती थी। राइट सर। राइट सर। और आपका ट्रेनिंग कैसा रहा आपका, मतलब जो सर्विस आने के बाद उस आपका मतलब ट्रेनिंग में मनोभाव पहले और। पहले वर्ष तो मैं पुलिस में आया था, राइट सर। तो वो तो थोड़ी कठिन ट्रेनिंग थी, फिजिकल राइट एक्सरसाइज सर। वगैरह बहुत थी। तो लेकिन तभी भी हैदराबाद में होता था सर इंटरव्यू? ओके। हैदराबाद में ओके एकेडमी सर। शिफ्ट कर गई थी। राइट सर। शुरू के कुछ वर्ष थे तो पुलिस की ट्रेनिंग हैदराबाद में हुई। राइट सर। उसके बाद आईएएस में आया तो ऐसा लगा जैसे स्वर्ग में पहुंच गए हैं। राइट सर। ना वो डिसिप्लिन वहाँ वाला, पुलिस एकेडमी वाला, और राइट वो सर। जो 3 महीने थे फाउंडेशन कोर्स के, बड़े सुखद थे। राइट सर। उसका बड़ा अच्छा अनुभव था। राइट सर। बड़ा, अब आज तक याद है वो पल जो वहाँ बिताए एकेडमी में। राइट सर। राइट सर। तो वापस मेंस और इंटरव्यू में क्या करना है वो लास्ट में आते हैं सर। अभी आपका जो सर्विस में सर, मैंने आपका जो मतलब पहले भी पढ़ता था, आपका जो भी आर्टिकल्स आते थे न्यूज़पेपर्स में, और अभी भी वापस ये इंटरव्यू के दौरान थोड़ा मतलब ब्रशअप किया मेरा मेमोरी को। तो आपने एक किस्सा एक बार लिखा था कोई न्यूज़पेपर के लिए, जब आप सीएम को भी, मतलब सीएम ने आपको खुद फोन किया कुछ हम्म, आपका अरेस्ट की वजह से, हम्म। और फिर आपने सीएम को भी बोल दिया कि सर यही ठीक है करने के लिए, और नहीं तो मतलब मैं कुछ और नहीं कर सकता। तो आई वांट द पीपल हु आर वाचिंग दिस टू फील दैट ठीक है, अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए
तो ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ नहीं कर सकते हो, इट इज अबाउट हाउ यू हैंडल योरसेल्फ। तो उसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे ये सर? प्रकरण 1991 1991 का है, राइट सर। जब राम जन्मभूमि एजिटेशन चल रहा था। राइट सर। तो फॉर्चुनेटली हमारे ज़िले में ठीक ठाक थी व्यवस्था, यस सर। हम लोग कर्फ्यू लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। राइट सर। लेकिन एक मर्डर हो गया। ओके। मर्डर के उपरांत जो रूलिंग पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे, राइट। वो एक फ्यूनरल प्रोसेशन निकालना चाह रहे थे। राइट। और हम तो स्पष्ट थे कि अगर फ्यूनरल प्रोसेशन निकालेंगे तो राइट्स होंगे यहाँ पर। यस। तो मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि भाई सरकार आपकी है, आप क्यों फ्यूनरल प्रोसेशन निकालना चाह रहे हैं, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो जाएगी। राइट। वो नहीं माने। राइट। तो मैंने उनको अरेस्ट कर लिया। राइट। अरेस्ट करके बंद कर दिया। शाम को लेट इवनिंग में मुख्यमंत्री का फ़ोन आया और उन्होंने मुझसे कहा कि आपने क्यों अरेस्ट कर लिया। तो मैंने उनको बताया, उनको छोड़ा नहीं जा सकता। तो मैंने उनसे कहा कि साहब छोड़ने से ये होगा कि अगर वो निकालेंगे फ्यूनरल प्रोसेशन प्रोसेशन तो लेके राइट्स होंगे, तो आपकी सरकार है, बदनामी होगी। बोले कोई तरीका बताइए कैसे करें। मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप उनसे बात कीजिए, उनको समझाइए कि फ्यूनरल प्रोसेशन की क्या ज़रूरत है। खैर मुझे ऐसा लगा कि मुख्यमंत्री सहमत नहीं थे। राइट। कन्वर्सेशन ख़त्म हो गया तो मैंने पत्नी से कहा कि अब ट्रांसफ़र ही होगा, इतने बड़े नेता को हमने बंद कर दिया है। राइट। अगले दिन सुबह मुझे फ़ोन आया कि वो जो अध्यक्ष हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, वो तैयार हो गए फ्यूनरल प्रोसेशन ना निकालने के लिए। राइट। उनको छोड़ दिया। राइट। मुझे कोई उनसे व्यक्तिगत कोई दुश्मनी थी नहीं, दुश्मनी थी। छोड़ दिया। लेकिन सबसे अच्छा था कि 2 महीने बाद उन्हीं मुख्यमंत्री ने, जो कि मुझसे नाराज लग रहे थे उस समय, राइट। उन्होंने मुझे वन ऑफ द बेस्ट कलेक्टर्स का अवार्ड दिया राइट। राइट। स्टेट में। तो मतलब ये तय होता है कि अगर आप व्हेन यू आर डूइंग समथिंग इन द ओवरऑल गुड, सब मान ही लेते हैं अल्टीमेटली। देखिए ऐसा है कि ये बात मान के चलनी चाहिए राइट। कि रिजल्ट्स आपके हाथ में नहीं है। तो राइट। कहते हैं ना, कर्मण्यवादी कार्यस्ते मा फलेषु कदाचन। तो रिजल्ट्स मेरे हाथ में नहीं है। राइट। मैंने जो ठीक समझा वो किया, राइट। और मैं तैयार था उसका खमियाजा भुगतने के लिए कि अगर कुछ होगा कॉन्सिक्वेंस भुगतेंगे। राइट। तो ये तैयारी से अगर आदमी कार्य करता है तो उसको प्रॉब्लम नहीं हो। राइट। तो वो यूपी में बोला जाता है ना सर कि 3 ही लेयर्स होते हैं, एक पीएम, एक सीएम और उसके बाद एक डीएम। तो वो अभी भी आपको लगता है कि मतलब वैसा ही है सर कि? नहीं, एक देखिए, इन तीनों के पद की गरिमा और महत्व है, राइट सर। लेकिन सरकार इसके बावजूद बहुत सारी है, इसके राइट। अलावा भी बहुत है, राइट। लेकिन ये राइट। महत्वपूर्ण पद है तीनों। राइट। राइट। या सो डेफिनेटली सर, ये तीनों का महत्व अपने अपने जगह पे है। बट आपको क्या लगता है सर, आपने मतलब 40 साल देखा है सर्विस में, जब आप आए थे आईएएस में तो शायद वो जो नो सीएम के बाद डीएम का जो मतलब महत्व था, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट सब कुछ डिसीजंस लेते थे। बट उसके बाद 1992 में ये लोकल पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज का अमेंडमेंट हुई डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के लिए। तो देखा जाए तो मतलब लोग बोलते हैं कि केरला, कर्नाटका जैसे कार्डर्स में जहाँ पे मतलब वो जो लोकल बॉडीज की इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है, वहाँ सोशल इंडिकेटर्स इन टर्म्स ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन थोड़े बेटर रहते हैं। बट जहाँ पे ब्यूरोक्रेसी का अधिकार ज़्यादा चलता है, while people may be well intentioned, but still just in terms of the limitation that one person will have, तो उसकी वजह से थोड़ा मतलब इट बिकम्स डिफिकल्ट टू डिलीवर सर्विसेज। तो आपका क्या राय है सर इसके ऊपर? देखिए, प्रजातंत्र में जनता के पास अधिकार रहना चाहिए और राइट। डिसेंट्रलाइजेशन भी होना चाहिए, राइट सर। लेकिन इससे जिलाधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की भूमिका खत्म नहीं हो जाती। राइट। उनकी भूमिका अलग है, राइट। महत्वपूर्ण भूमिका है। राइट। अब ये इसका कोई एम्पिरिकल एविडेंस मेरे पास नहीं है कि जहाँ डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हुआ है वहाँ इंडिकेटर्स कम हैं। राइट। इंडिकेटर्स कम और ज़्यादा होने के कई कारण हैं, राइट। और उन कारणों में साउथ इंडिया इन जनरल राइट। आई पे अंडरस्टैंड। इंडिकेटर्स, सोशल इंडिकेटर्स बेटर हैं, राइट। जबकि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन अन्य प्रदेशों में भी हुआ है। राइट। तो एक मेरा व्यक्तिगत विचार ये है कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, राइट। और उससे सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था में सुधार ज़्यादा आता है। लेकिन साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, कलेक्टर की अलग महत्वपूर्ण भूमिका है, और उसको भी रिकग्नाइज किया जाना चाहिए। राइट। राइट। सर दूसरी चीज, सर ये जो फील्ड में काम करते हैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और वेरियस पोजीशंस रख के, उसके बाद सेक्रेटरीट में आते हो आप, स्टेट के लेवल पे और फिर सेंट्रल के लेवल पे। एंड वो जो एक्सपीरियंस आप लेके आते हो फील्ड के दौरान, वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी मेकिंग एंड ऑल दैट। बट आजकल थोड़ा
इम्पेटस दिया जा रहा है लेटरल एंट्री के लिए, तो आपका इसके ऊपर क्या राय है? देखिए, लेटरल एंट्री पहले भी होती थी। राइट, डॉक्टर जयराम रमेश, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये सब राइट, लेटरल एंट्री से आए थे यस, सिविल यस, सेवा में। तो लेटरल एंट्री कोई नई चीज नहीं है राइट, और मैं इसके विरुद्ध नहीं हूँ, राइट, लेकिन एक व्यवस्था के तहत ये लेटरल एंट्री होनी चाहिए। आज की तारीख में भी जो लेटरल एंट्री हो रही है वो भी सिविल सर्विस का 2% भी नहीं है। राइट, तो थोड़ा अगर एक्सपर्टीज लेटरल आ जाती है हम्म, तो इसमें बुराई नहीं है। सिर्फ जो उसकी व्यवस्था है वो ठीक होनी चाहिए, यानी कि जैसे यूपीएससी के माध्यम से लास्ट एंट्री हुई है हम्म, उसी प्रकार से होनी चाहिए, हम्म, जिससे सही व्यक्ति का चयन हो और वो नए प्रकार की एक्सपर्टीज लाते हैं राइट, प्रशासन में। हाँ, हाँ, आज आज के दिन में मतलब थोड़ा स्पेशलाइजेशन का भी इम्पोर्टेंस हाँ, ज्यादा हुआ है, ताकि हालांकि जनरलिस्ट का रोल तो इम्पोर्टेंट है विदाउट अ हाँ, डाउट। दोनों का रोल है। देखिए, हम राइट, इसको वर्सेस मालूम नहीं क्यों बना के चलते हैं। राइट, आई अंडरस्टैंड सर, एक्सपर्टीज की भी जरूरत है और ऐसे लोगों की भी जरूरत है जो कि लीडरशिप का काम कर सकें। एब्सोल्युटली सर, तो दोनों प्रकार के व्यक्तियों की जरूरत होगी। एब्सोल्युटली सर। सर अभी मैं आपका जो कोल सेक्रेटरी थे आप, आई थिंक, एंड तभी बहुत controversial and lot of action in that ministry and the telecom ministry that were happening, right? मतलब लोगों ने नाम भी दे दिया था कोलगेट। कोलगेट तो हम सिर्फ पेस्ट के पेस्ट के हिसाब से जानते थे, हाँ, बट 2011 से 15 से लेके कोलगेट का शब्द का ही मतलब एंटायर मीनिंग ही चेंज हो गया था। हाँ, तो I think you took over after all these यस, cancellations and all happened by the Supreme Court, and you tried to हाँ, put some order into हाँ, the ministry. जी। तो आप उसके बारे में थोड़ा देखिए, 2014 में एक्सप्लेन करेंगे तो अच्छा रहेगा सर। मुझे कोयला सचिव बनाया गया। राइट सर, उस समय स्थिति बहुत गंभीर थी। राइट, मुझे स्मरण है कि जब मैं कोयला सचिव के कक्ष में घुसा राइट, तो बड़ी भयावह स्थिति थी कि सीबीआई फाइल्स के दौड़ दौड़ रही है, अधिकारियों के पीछे दौड़ रही है, राइट, निर्णय लेने लोगों ने लगभग बंद कर दिया था। 2004 ब्लॉक्स को कैंसिल कर दिया था। राइट, इन 2004 ब्लॉक्स में से जिन बॉक्स में कोयला निकल रहा था राइट, उसकी मात्रा करीब 90 मिलियन टन थी। राइट, ओवरऑल प्रोडक्शन का ये करीब 20% था। राइट, तो बहुत बड़ा प्रतिशत था, वो बंद होने वाला था 31 मार्च तक। तो ये सब समस्याएं सामने आई थी। उसकी वजह एक, से इंपोर्ट्स बढ़ रहे थे। हाँ, और Yes, sir. उससे बड़ी समस्या ये थी कि इस माहौल की वजह से अधिकारियों ने निर्णय लेना बंद कर दिया था। राइट, तो निर्णय नहीं हो रहे थे। राइट, तो इस सब माहौल में फिर ये प्रयास किया गया कि कैसे कोयला प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, और कई लोगों के प्रयासों से, विशेषकर कोल इंडिया के प्रयास से कोल प्रोडक्शन बढ़ा। और जहां एक और स्थिति ये थी 2014 में कि लगभग 25 प्लांट्स ऐसे थे जो क्रिटिकल स्टेज में थे, यानी कि 2 या 3 दिन का कोयला उनमें बचा था। 2016 में, यानी कि 2 वर्ष बाद तक कोई भी प्लांट क्रिटिकल नहीं था, और हम इस बात पे भी सोच रहे थे कि क्या हम कोयला को एक्सपोर्ट करें बांग्लादेश। वंडरफुल। तो 2 साल में स्थिति में काफ़ी सुधार आया। मेरे विचार से उसका ज़्यादातर श्रेय कोल इंडिया को जाता है, जहाँ पे सुतीत भट्टाचार्य थे वहाँ के प्रबंध निदेशक। बड़ा अच्छा उन्होंने अपनी टीम ने किया। काफ़ी श्रेय मुझे मिला, लेकिन मैं समझता हूँ ज़्यादा श्रेय कोल इंडिया को मिलना चाहिए। नहीं सर, यू साथ ही साथ कोयल ब्लॉक्स का ऑक्शन भी हुआ। राइट, पारदर्शी तरीके से ऑक्शन हुआ, किसी को कोई शिकायत नहीं थी। तो इस प्रकार का कार्य उन 2 वर्षों में हो सका। yes sir, and that is, I mean, I'm sure you'd have done great things throughout your service, in 35 years plus of your service, but वो 2 साल में जो आपने कोल मंत्रालय को मतलब थोड़ा टर्न अराउंड बोलो, हाँ, मतलब वो from a वो satisfying industry था, perspective, बहुत तो सेटिस्फाइंग था। सर, एंड इसकी वजह मतलब आप बहुत हम्बल है सर, आप बोल रहे हैं सिर्फ कोल इंडिया की वजह से हुआ, बट आई मीन हैविंग बीन इन सर्विस इन अ स्मॉल वे अर्लियर, आई नो दैट हाउ मच इंपॉर्टेंस द सेक्रेटरी प्लेस, बट मतलब आप बोल रहे थे सर तभी माहौल था कुछ निर्णय नहीं लेने का, लोग डर रहे थे निर्णय लेने के लिए, तो आपका मनोभाव कैसा था, एंड व्हाट डू यू थिंक हेल्प्ड यू टेक डिसीजन? देखिए, सबसे पहले जब मैं घुसा उस कमरे में, मेरे दिमाग में ये बात आई कि स्थिति इतनी खराब है कि और खराब होगी नहीं। राइट, तो अब जो भी होगा सुधार होगा, तो मैंने कहा मैं उसका क्रेडिट ले सकता हूँ। राइट, लेकिन मैंने सबसे पहले अपने अधिकारियों का विश्वास प्राप्त करने की कोशिश की, राइट, उनको जानने की कोशिश की, राइट, क्योंकि मुझे पता था कि ये काम मैं अकेले नहीं कर सकता, राइट, ये पूरी टीम को करना है। राइट, तो मैंने प्रयास किया कि उनका कॉन्फिडेंस बढ़े, राइट, उनको ये आभास कराऊं कि अगर कोई बोनाफाइडी मिस्टेक होगी तो मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा, एब्सोल्युटली, उनका सहयोग करूंगा। कई ऐसे दृष्टांत आए जो मैंने दिखाया कि मैं रिस्क लेने को तैयार हूं, मैं निर्णय लूंगा। राइट,
उससे कॉन्फिडेंस बना, बहुत बड़ी चीज थी। राइट। कॉन्फिडेंस बढ़ा, वो ट्रस्ट हुआ, फिर डेलीगेशन हुआ, एनेबल किया उनको, एनवायरनमेंट को चेंज किया। और सबसे बड़ी बात ये की कि मैंने, क्योंकि कोयला का खनन जो है, माइनिंग, वो स्टेट्स में होती थी, दिल्ली में नहीं होती थी। यस। हम लोग अक्सर दिल्ली को बहुत बड़ा मानते हैं। राइट। मैं मजाक में कहता हूँ दिल्ली इज ए फिक्शन, राइट। एक्चुअल एक्शन इज इन द स्टेट। राइट। तो मैंने कोयला सचिव के रूप में राज्य सरकारों के साथ एक भी बैठक दिल्ली में नहीं की। राइट। मैं वहां जाता था, स्टेट में या फील्ड में जाता था, वहां बैठक करता था, तो उससे बहुत लाभ हुए। एब्सोल्युटली। उससे एक तो ज्यादा अधिकारियों से मेरी चर्चा हो जाती थी, राज्य सरकारों को मैं बता सकता था कि ये जो हम कर रहे हैं उसमें उनका कितना लाभ है, क्योंकि कई सरकारें ये बात को महसूस नहीं कर पाती थी कि जो हम कर रहे हैं उससे केंद्र को एक पैसा नहीं मिलना है। सब कोल ब्लॉक ऑक्शन जो कर रहे हैं उसके ब्लॉक्स का पैसा पूरा ओके। स्टेट्स को जाना था। राइट। ये बात कई स्टेट्स में बहुत ठीक से बैठी नहीं थी। राइट। और जैसे कोल इंडिया की जो लैंड एक्विजिशन था, लैंड एक्विजिशन का अधिकतर कार्य राज्य सरकारें करती थी। एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लियरेंस में राज्य सरकार के जो फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी हो वो करते थे। तो जब जिले में, जब प्रदेश में जाते थे, तो वहां उन अधिकारियों के साथ बैठकर हम चर्चा करते थे, जिससे इसमें गति आई क्लियरेंस में। राइट। तो 2015-16 में हम लोगों ने रिकॉर्ड 3,000 हेक्टेयर से ज्यादा का जो लैंड की फॉरेस्ट क्लियरेंस हुई, और लगभग 5,000 हेक्टेयर लैंड एक्वायर हुआ। तो इतनी बड़ी मात्रा में लैंड एक्वायर और फॉरेस्ट क्लियरेंस हुई, जिससे फिर कोल प्रोडक्शन बढ़ा, जो कि आप समझिए 2014-15 में कोल प्रोडक्शन जो इंक्रीज हुआ वो 34 मिलियन टन का था, जो कि उससे पूर्व वर्ष में 4 साल में जो क्यूमुलेटिव इंक्रीज हुआ था उससे ज्यादा था। और इसके विपरीत में 2015-16 में अतिरिक्त 44 लाख टन का हुआ, 44 मिलियन टन का। तो इसके फलस्वरूप कोयले की उपलब्धता बढ़ी। एब्सोल्युटली सर। सो आई एम श्योर सर। तो मेरा, जब हम ट्रेनिंग में थे तो एक बड़े ऑफिसर आके, मतलब ऐसे ही मजाक में बोल रहे थे, इन द सेंस, इन अ लाइटर वीन, नॉट इन मजाक, इन अ लाइटर वीन। ही सेड हम तो स्टील फ्रेम है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमको स्टील फ्रेम बनाया, बट many of the officers, there are 3 stages in their career. एक पहले गर्म होता है, बंदा जब घुसता है सर्विस में गर्म होता है, फिर थोड़ा नरम हो जाते हैं, फिर लास्ट में बेशरम हो जाते हैं। नो, गरम, नरम एंड बेशरम। एंड you are an outstanding example of somebody who was garam, in the sense you did not give up on any of your ideals. You worked with various governments, irrespective of their ideologies. Your ideology was towards the constitution and towards the welfare of the poor. तो आपने एक कैसा बैलेंस किया सर, एंड व्हाट वुड बी योर एडवाइस टू यंग ऑफिसर्स हु आर वाचिंग दिस एंड आल्सो टू एस्पिरेंट्स? देखिए, मैं जो भी काम करता था कोई बहुत बड़े उद्देश्य से नहीं करता था। राइट। मेरा उद्देश्य होता था कि मैं संतुष्ट हूं या नहीं। राइट। इस मामले में थोड़ा सेल्फिश था। राइट। मैं, अगर मुझे संतोष मिलता था किसी कार्य करने को तो मैं करता था, राइट। और मुझे पता था कि अगर मैं गलत काम करूंगा तो मुझे संतोष नहीं मिलेगा। राइट। ये एक अपने मस्तिष्क को अगर सुलझा वेरी ले कोई बेसिक अधिकारी, टेस्ट। बहुत बहुत सामान्य छोटी चीज है। राइट। हम बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, देश के लिए काम करेंगे, समाज के लिए काम करेंगे। मेरे विचार से ना तो मैं देश के लिए काम कर रहा था ना समाज के लिए काम कर रहा था, मैं अपने लिए काम कर रहा था। और मेरा ये सुझाव भी रहता है आज के अधिकारियों से कि अगर आप एक अच्छे अधिकारी बन सके, आप एक अच्छे नागरिक बन सके, तो इससे बड़ा कंट्रीब्यूशन आप देश के लिए नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली। बड़ी बात करने से कोई लाभ नहीं होता है देश के लिए। तो अगर आपको अंदर से कोई चीज अच्छी लग रही है, और आदमी अपने आप से झूठ बोलता नहीं, राइट। आपको अंदर से अच्छी चीज लग रही है वो आप कर रहे हैं, और जो आपको गलत लग रही है वो नहीं कर रहे हैं, बस इतना ही करना है आपको, इससे ज्यादा क्या करना है। हम इससे बेकार बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं देश के लिए, समाज के लिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना है, कुछ नहीं। Right. आप अंदर अपने आप से पूछिए कि ठीक कर रहे हैं। राइट। अगर उत्तर अंदर से आता है ठीक कर रहे हैं तो करिए उससे लगन से, राइट। राइट। और ये आता है नहीं कर रहे हैं तो मत कीजिए आप, भाई Right. इससे ज्यादा नहीं करना कुछ। राइट। लेकिन हम इसको बहुत बढ़ा चढ़ा के कॉम्प्लेक्स करके प्रस्तुत करते हैं। राइट। तो मैंने अपने कार्यकाल में धीरे धीरे मैं और कन्विंस हो गया राइट। कि मैं जो ठीक समझूंगा अंदर से उसको मैं करूंगा, अगर उसका कोई कॉन्सिक्वेंस है तो मैं उसको झेलूंगा, या बुक देगा, मैं तैयार था, भुगतूंगा उस कॉन्सिक्वेंस को। Right. एक बार ये धारणा हो जाए, दूसरा ये हो जाए कि दूसरों से आप अपेक्षा जितनी कम रखेंगे, राइट। विशेषकर नेताओं से। राइट। तो 38 साल के करियर में मैं किसी नेता के पास व्यक्तिगत काम के लिए नहीं गया, एब्सोल्युटली। और इसका मैं आई एम प्राउड ऑफ। अंडरस्टूड। और फिर मैंने अपने हिसाब से काम किया। इसका मतलब ये नहीं था कि मैं नेता का काम नहीं करता था,
नेता जब भी कोई सही काम बताता तुरंत करते थे, राइट तो उससे ये आपकी ख्याति बन जाती है कि आदमी एफिशिएंट है, काम करता है। राइट और ये भी पता लग जाता है कि गलत काम नहीं करता तो कोई आपसे गलत काम करता नहीं है। एब्सोल्युटली तो मेरा अनुभव ये बताता है कि पहले कुछ वर्षों के उपरांत किसी ने मुझसे गलत काम करने को नहीं कहा, तो ये क्या लाभ भी होता है, अंडरस्टूड आपकी जो रेपुटेशन बन जाती है उसका लाभ होता है। अंडरस्टूड अंडरस्टूड सर एंड सर आपने दोनों गवर्नमेंट्स में काम किया मीनिंग मीनिंग यू हैव वर्कड विद वेरियस गवर्नमेंट्स बट एट द सेंट्रल लेवल एट अ वेरी सीनियर पोजीशन तो मतलब जनरली आपका क्या व्यू है या क्या राय है एंड यू नो दोनों सरकारें बिल्कुल अलग थी। राइट सर जैसे यूपीए सरकार में तो निर्णय आसानी से होते ही नहीं थे, राइट और बड़ा डिसेंट्रलाइज सिस्टम था, हर मंत्री अपने हिसाब से काम कर रहा था, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। राइट लेकिन जो मंत्रालयों के मध्य जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वो मिस कर रहा था। राइट मतभेद हो सकता है एंड मतभेद होता था, सुलझता नहीं था वो राइट टेक सुलझाएं कैसे आप। राइट अब उसका बिल्कुल विपरीत है, टोटल सेंट्रलाइजेशन है, राइट कि हर चीज के लिए पीएम हो जाता है। राइट तो मेरे विचार से इसके कहीं बीच में होना चाहिए, हाँ थोड़ा इंडिपेंडेंस विभागों की भी होनी चाहिए, लेकिन Right, उतनी right. नहीं कि प्रधानमंत्री बिल्कुल निरीह, वो समझ ही नहीं सकते थे क्या करूं मैं, कोई Right. नियंत्रण ही नहीं था किसी मंत्रालय पे, राइट हर जना अपने हिसाब से कर रहा था। राइट तो ये दो एक्सट्रीम्स के बीच में कुछ व्यवस्था बनती है राइट तो बेहतर होगी देश के लिए। so middle path is always मिडिल पाथ right from Buddha everyone ऑलवेज says ऑलवेज always the middle path and हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें भी मतलब आपको लगता है सर कि आप आजकल थोड़ा मतलब सेंटर का देखिए, होल्ड ज्यादा इस हो रहा है एनडीए सरकार के पहले 2-3 वर्षों में तो ऐसा नहीं आभास हुआ। राइट मुझे याद है कि जब तक अरुण जेटली जी एक्टिव थे, उसके बाद उनकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई, राइट तब तक वो ये काम करते थे कि वो सेंट्रल स्टेट में एक सामंजस्य बना के रखते थे। राइट राइट और ये मुझसे व्यक्तिगत अनुभव है राइट कि कोयले की खानों के जो ऑक्शन हुआ था राइट और जो बिल आया था, उसमें भी स्टेट्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, राइट और उसमें अरुण जेटली जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। absolutely तो वो एक सामंजस्य बैठालते थे राइट स्टेट्स के साथ। राइट मुझे अब लगता है कि वो सामंजस्य बैठाने वाला कोई है ही नहीं। राइट तो यहाँ से एक गोली चलती है, फिर एक वहां से गोली चलती है, तो एज मैंने कुछ जैसे एक आध आर्टिकल में लिखा है, इट्स अ वॉर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। राइट इससे कोई लाभ नहीं होता किसी को, इससे गवर्नेंस को नुकसान होता है। अभी मैं पढ़ रहा था कुछ दिन पहले कि तमिलनाडु में ही एक ईडी के अधिकारी के विरुद्ध एफआईआर हो गई। राइट तो अब ये इस प्रकार के प्रकरण जो है, अब सही है गलत मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन इससे जो गवर्नेंस है उस पर प्रभाव पड़ता है। इन बातों को टेबल के अक्रॉस बैठकर चर्चा कर लेके सुलझा लेना बेहतर है, वन इस पे मारपीट पे उतर आना, Right. वो मारपीट से किसी का लाभ नहीं होता। एब्सोल्युटली एंड मैं क्लास में भी जब लेता हूँ तो बोलता हूँ सर कि बहुत सारे क्या करना है वो तो सबको पता है मतलब राइट फ्रॉम सरकारिया कमीशन एंड इवन बिफोर दैट दे हैव गिवन व्हाट नीड्स टू बी डन बट इट इज जस्ट दैट इट नीड्स टू नहीं, बी लॉ का तो एक स्ट्रक्चर बना देता है, राइट बट एक्चुअल इम्पैक्ट होता है कि उसकी प्रैक्टिस कैसे हो रही है। राइट तो हर चीज लॉ पे तो नहीं, लॉ तो एक आपको Yes, दायरा बना yes. के दे देगा, लेकिन ऑपरेशंस तो नहीं बताएगा ना लॉ, कि एब्सोल्युटली उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। the law is as good as the people who हाँ, तो implement it implement. right right वो तो है सर सो वो मतलब आपने जो बोला कि मतलब आपका जो बेसिक टेस्ट था काम करने का आई थिंक दैट इज समथिंग व्हिच आई हैव नॉट हर्ड फ्रॉम एनीवन टिल नाउ सर कि मतलब आप अपने आप से तो झूठ नहीं बोलेंगे एंड आप अगर सच्चे हो अपने आप से एंड डूइंग द राइट थिंग देन आई थिंक इट विल हैव अ ग्रेटर इम्पैक्ट तो मैं इस चीज को बार बार इसलिए कहता हूँ कि हम कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी बातों में उलझ Right, जाते sir. हैं, Right, समझ sir. नहीं Right. पाते। राइट सर मेरा विचार से सबसे बड़ा मानदंड आप खुद हैं। कीप इट सिंपल कीप इट वेरी सिंपल। राइट सर तो अभी वापस एक और बार एग्जाम पे आते हैं सर बिकॉज मेनी ऑफ द पीपल हु विल बी वाचिंग इट विल आल्सो बी एस्पिरेंट्स तो आई नो दैट यू हैव सो मच टू शेयर ऑन हाउ टू अप्रोच मेंस एंड इंटरव्यू तो पहले मेंस में आपको क्या लगता है सर क्या डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है देखिए, मेंस में डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ये है कि अधिकतर लोग जो तैयारी करते हैं वो पढ़ते हैं। राइट अब क्या पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, जो उसके बैकग्राउंड में स्किल्स की आवश्यकता है उस पर लोग ध्यान नहीं देते। राइट जैसे कई लोग आंसर लिखने बैठ जाते हैं, मैं उनसे कहता हूं भाई पहले लिखना तो जानो। आप लिखिएगा नहीं कायदे से कोई भी चीज तो आंसर कैसे लिख लीजिएगा, इस पर कोई चर्चा ही नहीं करता। राइट कहीं कोई चर्चा नहीं करता, पढ़ लो लिख दो, पढ़ लो। अरे भाई लिखने का तरीका आना चाहिए। तो मैंने मेंस एग्जाम की तैयारी 3 भागों में विभक्त की है। 3 चीजें आवश्यक हैं। राइट पहला ज्ञान यानी कि नॉलेज, राइट
अगर आपको नॉलेज नहीं है तो सब बेकार है। नॉलेज तो आपको एक्वायर करनी है, सब लोग करते भी हैं, Absolutely. लेकिन इसका भी एक तरीका है, वो समझ के करना चाहिए। क्योंकि अगर सही ज्ञान आप प्राप्त नहीं कर रहे हैं, सही नॉलेज नहीं कर रहे हैं, तो ज्ञान बेकार हो जाएगा। Right. तो पहले स्टेप ये है कि सही ज्ञान कैसे प्राप्त करें। दूसरा, खाली ज्ञान से काम इसलिए नहीं चलता कि अगर आप आजकल पूछे जा रहे प्रश्नों को देखें तो विश्लेषणात्मक होते हैं, यानी एनालिटिकल क्वेश्चन। Yes, sir. तो आपको एनालिटिकल स्किल्स अपनी डेवलप करनी है। Absolutely, sir. तो ये भी कोई नहीं बताता स्किल्स कैसे डेवलप करें, वो सीधे पढ़ के लिखने लगता है। Right. तीसरा, खाली ज्ञान और स्किल से काम नहीं चलेगा, आपको वहाँ 3 घंटे में लिखना है, Right. और लिखने की तमीज आनी चाहिए, यानी कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है। Right. तो इस प्रकार से ज्ञान यानी कि नॉलेज, एनालिटिकल स्किल्स यानी कि विश्लेषणात्मक जो आपके गुण हैं, Absolutely. और कम्युनिकेशन स्किल्स यानी कि अभिव्यक्ति, Absolutely. इन तीनों पे महत्वपूर्ण है। अब नॉलेज ज्ञान करने के लिए आज की तारीख में इतनी सूचना उपलब्ध है कि हर अभ्यर्थी समझ नहीं पाता, इस किताब को पढ़ें, इस किताब को पढ़ें, और वो कंफ्यूज हो जाता है। Right. बहुत ज्यादा पढ़ लेता है, स्ट्रक्चर नहीं कर पाता अपनी नॉलेज को। इसलिए आवश्यक है कि जो भी उनको गाइड कर रहा है उनको सही पुस्तक बताए प्रत्येक विषय पर। यह संभव है कि 5 विषय के लिए एक पुस्तक मिल जाए, Absolutely. लेकिन हर विषय का एक पुस्तक विशेष होनी चाहिए जो बेसिक, और फिर पढ़ते समय ये विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि पहले जो याद करने की कोशिश कर रहे हैं उसको समझें। अगर समझा नहीं, खाली याद करने से काम नहीं चलेगा, Right. वो याद होगा भी नहीं। तो उसको समझे कायदे से, और समझते समय अगर कोई बिंदु समझ में नहीं आ रहा है या ऐसा आभास हो रहा है कि कुछ उसमें विवरण जो है वो पूर्ण नहीं है, सूचना की कमी है, तब अन्य पुस्तक या गूगल को Absolutely. कंसल्ट करके उसके थोड़े से नोट बना के वहां रख लें। Absolutely. साथ ही साथ पॉइंट्स बना लें। पॉइंट्स इसलिए बना लें कि जब रिवाइज करेंगे तो पूरा किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, पॉइंट्स के माध्यम से वो प्रयास करेंगे कि उनको रिकॉल हो जाए जो उन्होंने पढ़ा है। रिकॉल नहीं होता तो पढ़ लें उसको, तो रिवीजन के टाइम पे वो पॉइंट्स आसान हो जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेट रिवीजन खाली पॉइंट्स का होगा। Absolutely. तो ये महत्वपूर्ण है कि सही पुस्तकों का चयन हो, और यहाँ पे मेंटर या गाइड का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। Absolutely. अब प्रश्न ये है कि एनालिटिकल स्किल्स कैसे बनाएं। ये कठिन है थोड़ा कार्य। अगर बचपन से या स्कूल में किसी ने अपने चिंतन को एनालिटिकल नहीं बनाया है तो कम समय में उसको बनाना कठिन है, लेकिन प्रयास किया जा सकता है। इस एनालिटिकल स्किल्स को बनाने के लिए ये आवश्यक है कि ऐसे लेखों को या ऐसी किताबों को पढ़ा जाए जिसमें एनालिटिकली कोई इशू किया गया है, वर्क किया Yes. गया है। Understood. अगर वो पढ़ेगा एनालिटिकल आर्टिकल्स तो उसके मस्तिष्क में बैठेगा कि किसी विषय का विश्लेषण किस प्रकार से करें। ये धीरे धीरे आएगा उसको समझ में। Right, sir. उसके लिए मैं सुझाव ये देता हूं कि जो भी समाचार पत्र आप पढ़ते हैं उसके एडिटोरियल पेज पर, संपादकीय पृष्ठ पर जो आर्टिकल्स होते हैं, लेख होते हैं, उनको अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो समझ में आएगा, क्योंकि सब लेख बड़ी अच्छी तरीके से एनालाइज करके Absolutely. लॉजिकली, Logically. कोहेरेंटली Right. प्रस्तुत होते हैं। प्रस्तुत होता है. तो वही एट्रीब्यूट्स फिर आप एक्वायर करते हैं। इसमें एक सुझाव और भी देता हूं मैं कि थोड़े छोटे छोटे व्हाट्सएप ग्रुप बना के अगर प्रत्येक दिन एक विषय पर चर्चा की जाए तो भी एनालिटिकल स्किल्स डेवलप होंगे, Sure. क्योंकि वहां आपको लॉजिकली, एनालिटिकली प्रस्तुत करना है Right, sir. कि जब आप बोल रहे हैं दूसरों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। Right. तो ये एक स्किल है जो कि थोड़ा समय लगता है, करना चाहिए। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो अभिव्यक्ति की है, कि कैसे हम अपने एक्सप्रेशन को इंप्रूव करें। उसके लिए मेरा सुझाव ये रहता है कि समाचार पत्र का कोई एडिटोरियल आर्टिकल लेकर उसको शीशे के सामने खड़े होकर आप जोर जोर के पढ़िए। Okay. पढ़ने के बाद उसको रख दीजिए नीचे और अपने शब्दों में बोलिए उसको, Right. और उसके बाद आप वही जो आपने पढ़ा है, बोला, उसको लिखिए। लिखिए. Right. ये 3 चीजें निरंतर हर दिन कीजिए आप। और जो बोल रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उसको रिकॉर्ड कीजिए। रिकॉर्ड करने से आपको समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ आप गलत बोल रहे हैं। अच्छा, जब आप कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारेंगे तो आपकी कॉम्प्रिहेंशन भी इंप्रूव होगी, Right. क्योंकि आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी। Absolutely. जो आपको समझ भी नहीं आया वो अलग से लिख लीजिए, फिर गूगल के पास जाके समझ लीजिए क्या है। तो कई मायनों में इसका लाभ है। सबसे पहले आपका उच्चारण, अभिव्यक्ति सुधरेगी। दूसरा, आपका ज्ञान में वृद्धि होगी, क्योंकि हर लेख किसी विषय पर होता है, महत्वपूर्ण विषय पर होता है। और तीसरा, जो पहले मैंने बताया था, किसी बिंदु का प्रस्तुतिकरण लॉजिकली कैसे किया जाए, एनालाइज कैसे किया जाए, वो इनसे आभास मिलता है। कई लाभ है इसे करने के। Yes, sir. इसका दूसरा भाग ये है कि जैसे मैंने पहले चर्चा में बताया था कि व्हाट्सएप ग्रुप बना के उसमें अगर आप प्रत्येक दिवस में चर्चा करेंगे तो आपकी स्किल्स में इंप्रूवमेंट आएगा।
ये संक्षिप्त रूप से एब्सोल्युटली सर, मेंस की इनफैक्ट तैयारी। इनफैक्ट हमारे एकेडमी में भी हम ये कोशिश करते हैं कि हम उनको 3 या 5 टॉपिक्स दे हर दिन के लिए, एंड उसमें से थोड़ा जो आपने बोला वो कॉम्प्रिहेंशन करते रहें, बिकॉज राइटिंग इज अ क्राफ्ट, यू इम्प्रूव इट विद द मोर यू राइट यू गेट टू इट। एंड जो टेल वर्ड्स होते हैं, अगर आपको एलिसिडेट करना है तो थोड़ा और हम्म, सपोर्ट करना है, अगर हम्म, क्रिटिकली एनालाइज करना है तो 50-50 एनालाइज करना है, अगर आपको जस्टिफाई करना है तो आर्ग्यूमेंट्स इन सपोर्ट ज़्यादा देना हम्म। है, तो वो सब हम कोशिश करते हैं सर। बट इट वाज वेल, नो 3 थिंग्स विच आर इम्पोर्टेंट इज समथिंग विच आई एम श्योर एवरीबॉडी विल, सब लोग बेनिफिट होंगे सर उसके साथ। तो अभी इंटरव्यू में जाते हैं सर, तो पर्सनालिटी टेस्ट जो मतलब महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण होता है, बिकॉज इट कैन make or break your entry into the service, any service, and it can make or break your ranks. So uh, what is your देखिए, पर्सनैलिटी टेस्ट में view on it? सबसे पहले ये समझना चाहिए कि बोर्ड चाहता क्या है। Right, sir. क्योंकि होता यह है कि हमें पता नहीं वो क्या चाह रहा है और हम अपनी तैयारी करने लगते हैं। Right. तो ये स्पष्ट है कि बोर्ड आपके ज्ञान का टेस्ट नहीं कर रहा है। Yes, sir. ज्ञान का टेस्ट हो चुका आपका Yes, written। yes. वो तो बोर्ड नोटिफिकेशन में ही आ जाता है हाँ, सर कि इट्स नॉट अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज। हाँ, वो पर्सनैलिटी का कर रहा है, यानी Right. कि जो भी विचार हैं आपके, उनकी अभिव्यक्ति आप कैसे कर रहे हैं, Right. प्रस्तुतिकरण कैसे कर रहे हैं, Right. स्ट्रक्चरिंग कैसे कर रहे हैं, Right. कितना लॉजिकल है। Right. सो वॉट पे इतना बल नहीं है जितना हाउ पर है। Right. यानी कि अगर आप प्रश्न का उत्तर नहीं जानते तो आप इधर उधर की बात करने की बजाय अगर कह देंगे आई डोंट नो सर, ये ज्यादा अच्छा है बनस्पत इसके आप ये स्वर करें। Right. तो पहली चीज ये समझना होगा प्रत्येक अभ्यर्थी को कि बोर्ड क्या चाह रहा है। वो आपका अभिव्यक्ति देख रहा है, वो आपका एटीट्यूड देख रहा है। तो एक और कि अपनी बात कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं, दूसरा क्या आपके पास आपका अप्रोच जो है पॉजिटिव है या नहीं है। Right. ये बहुत महत्वपूर्ण है कि एटीट्यूड आपका क्या है, कि समस्या आपको देंगे, आपसे अपेक्षा नहीं है कि वो समस्या का आप समाधान बता दें, आप उसे अप्रोच कैसे कर रहे हैं। क्या वापस वहीं पर आते हैं कि आप एनालिसिस ठीक है आपकी, Right. और एनालिसिस के उपरांत आप आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं या फंस रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। Right. तो अगर कोई समस्या आती है तो उसका अगर आप सही विश्लेषण कर ले जाएंगे तो आप एक रास्ता बता सकेंगे। तो ये अभ्यर्थियों को ठीक से समझना होगा कि आपसे समस्या का समाधान नहीं मांग रहे हैं। Yes, sir. क्योंकि जो भी समस्या आपको बता रहे हैं, अगर उसका समाधान इतना आसान होता तब तक हो गया होता। Right. Yes, sir. वो ये देख रहे हैं कि आपका चिंतन कैसा है, Right. कि आप उसका विश्लेषण करके क्या आप उसके सकारात्मक सुझाव दे रहे हैं जिससे शायद उस समस्या का समाधान हो सके। Right, sir. Right. ये बहुत महत्वपूर्ण है, Right. इस पे बल नहीं देते। मैं अक्सर देखता हूँ लोग जब इंटरव्यू की कॉल आ जाती है तो और पढ़ना शुरू करते हैं किताबों को। मैं उन्हें मना करता हूँ, भाई पढ़ लो, जो अच्छा लगे पढ़ लो, Right. लेकिन आप ज्ञान वर्धन की कोशिश मत करो। Right. अब ज्ञान को संयोजने की कोशिश करो, Yes. ज्ञान को प्रस्तुत करने की कोशिश करो, Right. और उसके लिए फिर अभ्यास आवश्यक है। Yes. और अभ्यास में वही जो 2 बातें अभिव्यक्ति मैंने पहले कही थी कि जोर के पढ़िए अखबार को, अपने शब्दों में बोलिए और ग्रुप डिस्कशन कीजिए, ये महत्वपूर्ण टूल्स हैं जिससे आप अपनी अभिव्यक्ति को सुधार सकते हैं। और फिर जब आप उत्तर दें तो ये समझ के उत्तर दें कि आपको उसमें कोई अंतिम निर्णय नहीं देना है। Yes. तो शब्दों का चयन बड़ा ध्यान से करें। जैसे मैं अंग्रेजी में अक्सर कहता हूं, probably, most likely, on the basis of information at my command, on the little information that I have। इससे क्वालिफाई कर देने से आप ये आभास देते हैं कि आपका जो निष्कर्ष आपने अभी निकाला है वो इस बात पे निर्भर करता है जो सूचना आपके पास है। Right. और ये संभव है कि बहुत सूचना आपके पास ना हो, Yes. तो अपनी अज्ञानता को बता देने में कोई नुकसान नहीं है। इसके विरुद्ध अगर आप ये कहते हैं कि यही होना चाहिए और ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो आपको वहां ज्ञानी पुरुष नहीं दिखना है। Right. आपको वहां दिखना ऐसा है कि आप विषय के बारे में जानकार हैं, विश्लेषण कर लें, लेकिन आप और समझने के लिए भी तत्पर हैं, तैयार हैं। Absolutely. अगर कुछ और सूचना मिलती है आप उसकी जानकारी करेंगे। Right. तो ये तो हुई तैयारी की बात। Right. फिर प्रश्न ये है कि जिस दिन इंटरव्यू हो उस दिन आप क्या करें। क्योंकि कई बार ये होता है कि इंटरव्यू तो कोई नया कपड़े पहन के चला जाता है, तो जूता आवाज कर रहा है या अनईजी महसूस कर रहा है। तो बहुत सारे लोग पहले बार ब्लेजर पहनते हैं, पहले बार टाई पहनते हैं, तो वो उसमें साड़ी पहली बार हाँ, पहनते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। राइट। क्योंकि वो कॉन्शियस रहता है। यस, यस। उस समय तो आपको बड़ा नेचुरली, रिलैक्स, या नेचुरली और रिलैक्स होना पड़ेगा।
मैं अक्सर कहता हूँ ये सोच के चलिए, एक तो फैशन शो नहीं है, Right. कोई नई चीज, बहुत अच्छा परफ्यूम, बहुत ज्यादा मेकअप करके जाने की जरूरत नहीं है। जो नॉर्मल आप करते हैं चले आइए, क्लीन दिखना चाहिए, नीट होना चाहिए। Right. फिर जब आप उत्तर दे रहे हैं तो उस समय पहले ध्यान से सुनिए, Right. और अगर उत्तर आपको आता भी है तो जंप ना कीजिए कि आप उत्तर देने लगिए। जब वो खत्म हो जाए प्रश्न तो 1-2 सेकंड पॉज कर लेने में नुकसान नहीं है, आपको टाइम मिलता है रिफ्लेक्ट करने में। Right. और यदि उसने अपना सेंटेंस पूरा नहीं किया है तो पूरा करने का समय भी मिल जाता है। Right. तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इन सब भाव भंगिमाओं को, यानी कि जो बॉडी लैंग्वेज है, उसके लिए जो ग्रुप डिस्कशन है, मैं अक्सर कहता हूँ आप जब वीडियो ओपन करके रखिए, जिससे दूसरे लोग देख सकें कि आप कैमरे की तरफ देख रहे हैं, यानी कि जो प्रश्न कर रहा है उसकी तरफ देख रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। Right. पहले की आदत होती है इधर देखते हाँ हैं, हाँ उधर हाँ देखते हैं, नीचे देखते हैं, वो उससे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस झलकता है। यस सर, तो बॉडी लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीजें ध्यान रखनी चाहिए इस तरह। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली सर। सो इट वाज वंडरफुल सर। मतलब आपने आपका जो सर्विस में आने का टाइम पे, उसके बाद your experience even at the state, at the center, overall comparison between the governments as a neutral person who has worked with various governments, and also for the aspirants, आपने इतना important चीजें जो कैसी हैंडल करनी चाहिए मेंस और इंटरव्यू में, ये सब आपने शेयर किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आई एम श्योर everybody who has watched this will take inspiration, not just for clearing the exam, but also for how to work in the best possible manner in the civil services. एक और बार बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।